Hello guys, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to start a legal current affairs series of March 2021. Very important for your low entrances and for both the 3-year and as well as 5-year program. And before going further, I would like to request you all कि please go through the all playlist on our channel. चाहे वो आईपीसी की वीडियोस हैं, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हैं, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सीरीज़ है, ठीक है. एंड सिमिलरली द लीगल करंट अफेयर्स फ्रॉम सितंबर आपको करने हैं फॉर दिस ईयर. ओके. एंड द करंट अफेयर सीरीज विच वी हैव इनिशिएटेड सम डेज बैक, ठीक है, कुछ ही दिन पहले हमने वो जो स्टार्ट करी है वो आपको उसको देखना है. एंड हमने उसमें वो लीगल बेसिकली करंट अफेयर्स के टॉपिक उठाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर लो एंट्रेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मार्च 2021 के लीगल करंट अफेयर्स. सो सर, फर्स्ट नेशनल लीगल करंट अफेयर इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021. सो ये आपको जो लाइन दिख रही है दैट इट सेज दैट द गवर्नमेंट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली मीन्स द ल्यूटेनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है. सो एलजी ऑफ दिल्ली है बेसिकली. तो मतलब कि इसके अंदर क्या करा गया है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हमारी सरकार लेने जा रही है, दिल्ली की सरकार लेने जा रही है, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको पहले उस डिसीजन को एलजी के पास भेजना होगा उनके कंसिडरेशन के लिए. उसके बाद दे कैन टेक दैट डिसीजन इनटू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है. उसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनको पहले गवर्नर के पास भेजना पड़ेगा, एलजी के पास भेजना पड़ेगा. मगर पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. बिकॉज जो आप पहले का जो हमारा सेटअप है जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो आर्टिकल 239 के अंदर ए के अंदर स्पेशल स्टे बेसिकली एक हमारा सेटअप क्रिएट किया गया है दिल्ली के लिए, जो एक यूटी है बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, जिसके अंदर हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, उसके पास सभी जो स्टेट लिस्ट के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर मैटर्स हैं उसके ऊपर लॉज बनाने की पावर्स है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, राइट. सो ये आपको याद रखना है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी. अब न्यू व्हीकल जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अब सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि हम नए व्हीकल्स ला रहे हैं और जो पुराने हैं उनको स्क्रैप करेंगे, ठीक है. तो नई जो पॉलिसी तब आ रही है किसके लिए, जो गवर्नमेंट ने बताया है कि ये हम इन्वायरमेंट के फ़ायदे के लिए, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम इस पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं. 7 साल में इससे हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो इसमें सबसे पहला है कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं हमारे, लाइक हमारी कार्स हैं, ठीक है, तो आप मेरी कार को 20 साल हो चुके हैं तो उसके बाद मुझे फिटनेस टेस्ट हमारा होगा, उसके बाद ही जो सरकार है वो अलाउ करेगी कि मैं अपनी कार को रोड पे चला पाऊँ, ठीक है. कि उस फिटनेस टेस्ट को मेरी कार पास करेगी तभी मैं उसको अपने उस रोड पे है उसे ड्राइव कर पाऊँगा. अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, मुझे उसे कबाड़ करना पड़ेगा, उसे स्क्रैप करना पड़ेगा. सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल्स हैं, न्यूज़ जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है उसके अंदर हमें गवर्नमेंट ने बताया है कि 15 साल के बाद इनका फिटनेस टेस्ट होगा. यदि नीचे क्लियर कट लिखा है द व्हीकल्स फेल टू पास द फिटनेस टेस्ट फॉर 3 times द ओनर वुड नॉट बी एबल टू ड्राइव इट ऑन द रोड, राइट. सो ये दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020. अभी एक्ट भी हो चुका है. सो बेसिकली इसमें क्या इंक्रीज हुआ है कि आप स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेंस, ठीक है, के लिए कि जो अपर लिमिट है लीगल अबॉर्शंस की वो 24 वीक्स कर दी गई है, ठीक है. अब ये पहले कम थी, अभी 24 कर दी गई है बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ मेडिकल एडवांसमेंट आ चुकी है कि हम उससे इस चीज़ को पॉसिबल हो सकता है, ये चीज़ करी जा सकती है. सिमिलरली अब जो स्पेशल कैटेगरीज है उनको आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि अब वो 24 वीक्स हो गया है इस अमेंडमेंट बिल से. नेक्स्ट हमारा आ जाता है हरियाणा, जो हमारा स्टेट लीगल करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं, जिसमें हरियाणा पासिस बिल टू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स.
अब आपको भी पता होगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे दिल्ली बॉर्डर्स पर, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो हरियाणा की गवर्नमेंट है ये लेजिस्लेशन लेकर आई है कि आप यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो आपको उसका कंपनसेशन, बेसिकली उनसे वो पैसा लेंगे, उनसे पूरा करेंगे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका जो सिंपल सी बात है कि हम कंपनसेशन लेंगे प्रोटेस्टर से कि आपने नुकसान करा है। तो इस तरह का लेजिस्लेशन लाने वाली ये दूसरा राज्य है, दूसरा स्टेट है। द हरियाणा इज द सेकेंड स्टेट टू पास सच काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया। और इससे पहले किसने पास करा था? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, लीगल जीके का पार्ट है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है, उड़ीसा ने फर्स्ट सर्वे कर रहा है, जो उड़ीसा स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, अब बैकवर्ड क्लासेस का अंदर सर्वे के अंदर ये जो डिमांड है वो काफ़ी लंबी डिमांड है। इवन उड़ीसा ने इस डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी रखा, मगर इसे माना नहीं गया, इसे कैंसिल कर दिया गया। सो अब वो दे आर कंडक्टिंग द बेसिकली द सर्वे ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन देयर स्टेट। और इससे रिलेटेड एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये पता होनी चाहिए कि एक कमीशन बेसिकली बैठाया गया था बाय द दिल्ली चीफ जस्टिस जी रोहिणी, जो कि वर्क कर रहा है। Still, I think they are working on sub-categorization of OBCs, and this thing which I have already mentioned in one of the videos of legal current affairs. So आप इस चीज़ को याद रखिए, मे बी आपसे इस कमीशन के बारे में they can directly ask a question on the sub-categorization of OBCs के ऊपर कौन सा कमीशन बैठा था, राइट? उसके बाद हमारा आ जाता है international current affairs. The important international current affair like the New Zealand passes miscarriages bereavement leave law. अब बेरीवमेंट का मतलब क्या होता है? बेरीवमेंट का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय है, उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई सिबलिंग, उसका कोई चाइल्ड तो की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो लीव दी जाती है, ठीक है, तो बेरीवमेंट लीव होती है। तो मिसकैरेजेस बेरीवमेंट लीव जो लो है ये न्यूजीलैंड है और ये सेकंड कंट्री है। द फर्स्ट वाज इंडिया टू पास सच काइंड ऑफ लेजिस्लेशन। और आप देखें न्यूजीलैंड हमेशा से ही एक काफ़ी अच्छी डेवलप कंट्री रहा है एज़ फार एज द विमेंस राइट आर कंसर्न। और ये पहली कंट्री थे जिन्होंने वोटिंग राइट्स दिए थे विमेंस को। और 2020 के अंदर इन्होंने अबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज किया है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इन वन ऑफ द वीडियोज़ ऑफ लीगल करंट अफेयर्स। एंड प्रोवाइड्स मदर्स एंड देयर पार्टनर्स राइट टू पेड लीव आफ्टर अ मिसकैरेज और स्टिल बर्थ, right? So this is the state current affairs. After that we come to the important cases of March 2021. The first case is Small Scale Industries Manufacturers Association versus Union of India 2021. अब देखिए जो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन जैसे ही हमारा 2020 मार्च में लगा, तो उसके अंदर जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जिनके हमारे लोन्स थे वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो हाउ दे विल पे देयर लायबिलिटीज़ इन देयर बैंक, हाउ दे विल पे देयर इंस्टॉलमेंट्स। तो इस तरीके से एक पटिशन लगाई गई। अब पटिशन लगाई गई कि भाई इस जो पीरियड के अंदर जो लॉकडाउन लगा है उसको माफ़ी कर दी जाए, ठीक है, उस इंस्टॉलमेंट्स को माफ़ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले और सभी के सभी इंस्टॉलमेंट्स को माफ़ कर दे, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो इंटरेस्ट लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मार्च से अगस्त तक हमने क्या करा था कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे ना करिए, ठीक है, आप 6 महीने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेंगे सपोज इन केस, तो आपका 6 महीने का लोन का पीरियड हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और जो ये आरबीआई ने वैसे कहा था, और आरबीआई ने बैंक्स को कहा था जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उस टाइम पीरियड के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना, ठीक है, तो वो नहीं लगेगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड करा, जो आरबीआई का डिसीजन था कि नो टू टोटल वेवर ऑफ इंटरेस्ट, की बिल्कुल माफ़ी नहीं कर सकते इंटरेस्ट की, बिकॉज बैंक्स चलते ही इंटरेस्ट के ऊपर हैं, ठीक है। और जो एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब कि जो राहत का टाइम है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको पूरा वेव कर दिया कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। सपोज इन केस की कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो उसको लेटर ऑन जैसे ही आप जो आपका मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा, जैसे आपका 4-5 महीने का आपको मिला था कि आप नहीं भर सकते इंस्टॉलमेंट, तो बाद में भर दीजिए। जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगी तो आपका जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा था उसको आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके खाते में, ठीक है। तो ये आपका था, इसको हम लोन मॉरेटोरियम केस भी कहते हैं, आई थिंक ये आ सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वर्सेस अमित गुप्ता। तो इस केस के अंदर आपको फैक्ट्स में नहीं जाना है, आपको सिंपल सी बात है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है उसके अंदर आपका एक प्रोसेस है कि किस तरीके से एक पर्सन जब लोन पे नहीं कर रहा है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस को किस तरीके से गवर्न किया जाता है। तो उसके जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केसेस हैं इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल द डिस्प्यूट्स बेसिकली जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड उसके ऊपर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का बेसिकली जुरिस्डिक्शन है उनको एडजुडिकेट करने का। ठीक है, सो अंडर द आईबीसी एनसीएलटी हैज जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स अराइजिंग सॉलिडली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, कि सिर्फ इंसॉल्वेंसी के बेसिस के ऊपर ही एडजुडिकेशन कर सकती है एनसीएलटी, ऑन एनी अदर ग्राउंड्स नहीं। और दूसरे ग्राउंड्स होंगे तो वो उससे हम हमारी जो दूसरी ट्रिब्यूनल्स हैं अदर कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शंस को छीन रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता है। सिर्फ इंसॉल्वेंसी के बेसिस के ऊपर ही जब हमारा जो डेटर है उसका इंसॉल्वेंट हो गया है उसी के बेसिस के ऊपर ही जो एनसीएलटी के पास जुरिस्डिक्शन है डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने की, ये आपको याद होना चाहिए इन दिस जजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। सो द एसोसिएशन जो है हमारा इसमें बेसिकली इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। ये इस तरीके से उन्होंने ब्लेम करा कि इससे क्या हो रहा है कि जो पर्सन दे रहा है जो पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, जो कि एक शेड्यूल एक ऑथराइज बैंक से ही वो पर्सन दे सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग दे सकता है, वो उस बॉन्ड को खरीदेगा। ठीक है, और आई थिंक ये स्टेट बैंक के पास ही पावर है। ठीक है, और जिसके थ्रू उस फंड को जाएगा वो, और वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्सन की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियलिटी में रखेगा। ठीक है, उसको रिवील नहीं करेगा पब्लिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए कि कोई भी पर्सन इस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग दे रहा है तो इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे सवाल उठाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको चैलेंज करा इन द सुप्रीम कोर्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है और इसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज if you want to verify the details of any person who is basically funding any political party through this electoral bond scheme तो उसके अंदर हम कर सकते हैं बिकॉज एक पर्सन एक ऑथोराइज बैंक से कर रहा है और उसकी डिटेल्स और एक जिस पार्टी को वो कर रहा है उससे वो मैचिंग हो सकती है और उससे हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जो पर्सन की डिटेल है हम कह रहे हैं कि वो बेसिकली वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी में रहेगी, वो एक मतलब कि एक वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती है लीक बाय द बैंक। ठीक है, बैंक उसे लीक नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इन 2 केसेस कि उस पार्टी जो पर्सन वो फंडिंग दे रहा है उसको किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने मांगा है उसकी डिटेल या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, उस केसेस के अंदर हम उसकी डिटेल्स को बाहर पब्लिक बेसिकली दे सकते हैं जो बैंक है उस पर्सन की जो डोनर है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का। राइट, उसके बाद हमारा आ जाता है जो नीतीशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। सो ये जो केस है इसके अंदर बेसिकली यही कहा है कि आर्मी के जो आर्मी इवोल्यूशन है जो हम आर्मी इवेलुएट करती है विमेंस को एसएससी ऑफिसर्स के अंदर। ठीक है, आर्मी इवोल्यूशन ऑफ विमेंस एसएससी ऑफिसर्स फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन जो है वो आर्बिट्रेरी है। राइट, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी 1 केस हम डिस्कस कर चुके हैं इन द वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस ऑफ लीगल करंट अफेयर्स। जो भी परमानेंट कमीशंस ऑफ विमेन से रिलेटेड है उसको आप गो थ्रू कीजिए इन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ द लीगल करंट अफेयर्स। राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस फौजिया इम्तियाज़ शेख 2021। सो इस केस में बेसिकली यही है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एज इलेक्शन कमिश्नर ए मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बिकॉज आर्टिकल 213 के क्या कहता है कि जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए,
कोई उन्होंने ऐसी पोस्ट ना ले रखी हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, तो दे आर नॉट सपोज टू टेक एनी पोस्ट, दे आर नॉट सपोज टू ऑक्यूपाई एनी पोस्ट अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मगर गोवा में क्या हुआ कि एक सेक्रेटरी को गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जो होते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का। सो दिस इज अगेंस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अगेंस्ट आर आर्टिकल 243 के, राइट। सो इसको बेसिकली इनवैलिड करार कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ईसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ एडिशन में लिखा कि सपोज आपने उस पर्सन को स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है तो उनको उसको पोस्ट को छोड़ देना चाहिए था जो उनकी प्रीवियस थी सेक्रेटरी की पोस्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पत्रिका मुखीम वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। सो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि फ्री स्पीच जो होती है वो सिटीजन्स की, हम उनको बेसिकली हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एस्टिफल नहीं कर सकते कि हम बाय इम्प्लीकेटिंग देम इन द क्रिमिनल केसेस, जब तक उनका जो स्पीच है वो पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये एक सिंपल सा केस है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये एक हमारा एडिटर हैं पत्रिका मुखीम। देन हमारे नेक्स्ट आ जाता है, so this is the legal current affairs of March 2021. If you found this video informative, so please do like, comment and share this video to your friends, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of all our videos for your low entrances automatically. Thank you so much. Have a nice day.